Hello dear students, so welcome to the YouTube channel of CLAT Prep Adventure of Time. So आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंट्रोवर्सी और एक लैंडमार्क जजमेंट को समझने वाले हैं थ्रू अ मूवी जो शायद आपने देखी होगी, हक, और मे बी आपने इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना तो ज़रूर होगा. सो रियल स्टोरी बिहाइंड द मूवी हक. This movie is based on a landmark judgment for the Muslim rights, Muslim women rights, Muhammad Ahmad Khan versus शाह बानो बेगम. राइट. सो यहाँ पे इन्होंने शाह बानो का रोल किया है. सो लेट अस अंडरस्टैंड शाह बानो केस. अब जो ये केस है दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजियन वर्सेस फंडामेंटल राइट. राइट. सो क्या ऐसे लॉज जो एक रिलीजन ने बनाए हैं एंड ऑन द अदर साइड देयर आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमेन. सो देयर वाज अ क्लैश बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो बेसिकली पर्सनल लॉ वर्सेस फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमेन. मेंटेनेंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड आर्टिकल 14 to 21 ऑफ द फीमेल. अब इस केस में हुआ क्या कि एट द एज ऑफ 62 शाह बानो को उनके हस्बैंड ने ट्रिपल डाइवोर्स दे दिया. इंस्टेंट ट्रिपल डाइवोर्स दैट हैज बीन बैंड और डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 शाह बानो केस. राइट. नाउ सो नाउ मेंटेनेंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ. नाउ मूविंग टू, अब जब इनको डाइवोर्स दिया शाह बानो, अ 62-year-old मुस्लिम विमेन was divorced by her husband after 40 years of marriage through triple talaq. Right. So triple talaq, instant triple talaq. Right. She was left without sufficient means of survival. Now we all know that a divorced wife deserves maintenance, and claiming maintenance is your legal right. Right. Now the core problem was after the divorce Shah Bano sought maintenance from her husband under section 125 of CRPC. Now section 125 of CRPC बात करता है मेंटेनेंस टू वाइफ, एंड द वाइफ इंक्लूड डाइवोर्स्ड वाइफ ऑल्सो, जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती. राइट. बच्चे, सो इफ इट इज अ डॉटर, जब तक वो शादी नहीं कर लेती, और इफ इट इज अ सन, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, एंड एल्डर पेरेंट्स. सो सेक्शन 125 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस. सेक्शन 125 इज अ secular law. It has nothing to do with the religion. कोई एक मुस्लिम मैन ये नहीं कह सकता that I will not follow section 125 CRPC because I am a Muslim, right? And I will give maintenance under Muslim law, right? Now, her husband argued that under Muslim personal law, his liability ended after the iddat period. सो बेसिकली हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है ये बोल रहा है कि आपको मेंटेनेंस तब तक देना पड़ेगा जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती. दूसरी साइड मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलता है कि आपको मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक देना है. शाह बानो का ये कहना था कि व्हेन दिस इज अ सेक्युलर लॉ, मैं इसके अंदर एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल कर सकती. राइट. मुझे जाना ही नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, मुझे तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर जाना है, एंड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज अ सेक्युलर लॉ. राइट. नाउ आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज इद्दत पीरियड. सो द इद्दत पीरियड इन मुस्लिम लॉ इज अ मैंडेटरी वेटिंग और मॉर्निंग पीरियड फॉर अ विमेन आफ्टर मैरिज डिसोल्यूशन. सो जब एक मुस्लिम मैन मुस्लिम फीमेल को डाइवोर्स दे देते हैं तो मुस्लिम फीमेल को कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है, और ड्यूरिंग इद्दत पीरियड वो शादी नहीं कर सकती. राइट. सो अ विमेन आफ्टर मैरिज डिसोल्यूशन, डाइवोर्स और हस्बैंड्स डेथ टू कंफर्म प्रेगनेंसी, राइट, prevent paternity,
कंफ्यूजन। सो इसका जो रीजन है वो कंफर्म करने के लिए, इफ शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट, सो यहां पे देयर वुड बी नो कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड पैटर्निटी कंफ्यूजन, राइट, एंड अलाउ रिकॉन्सिलिएशन। अगर डाइवोर्स दिया है तो रिकॉन्सिलिएशन का भी यहां पे रूम दिया जाता है कि भाई आप शादी मत कर लेना, हम आपको एक रूम दे रहे हैं रिकॉन्साइल करने के लिए, राइट। सो टिपिकली लास्टिंग 3 menstrual cycles or 3 lunar months if not menstruating after divorce, or 4 months and 10 days after a husband's death. If pregnant, it extends until childbirth in either case. So ये होता है इद्दत पीरियड। ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड वाइफ दोबारा शादी नहीं कर सकती। सो यहाँ पे शाह बानो के हस्बैंड का ये कहना था कि मैं मेंटेनेंस दूंगा लेकिन सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही दूंगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ यही कहता है। शाह बानो का ये कहना था कि मैं आपसे डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस मुस्लिम लॉ के अंदर मांग ही नहीं रही हूं, मैं मांग रही हूं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। क्या यहां पे कोई रोक टोक है कि मुस्लिम विमेन कैन नॉट फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी? नो। एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी ये बोलता है कि द वाइफ and divorced wife has to get maintenance till the time they don't remarry, right? So section 125 of CRPC इद्दत पीरियड की कोई बात नहीं करता है। So there was a clash between section 125 of CRPC as well as the Muslim personal law related to divorce. Now, what is the legal question in this case? Can a divorced Muslim woman claim maintenance under section 125 of CRPC despite personal law restriction? Now the section 125 of CRPC has been changed to section 144 under BNSS now, right? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, right? जो कि 1 जुलाई से इन्फोर्स हुए थे, राइट। 2023 में इनको इनेक्ट किया गया था, देन अगले साल इनको 1 जुलाई से इनको इन्फोर्स कर दिया गया। सो सुप्रीम कोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन था वो था, यस, अ मुस्लिम विमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। देयर इज नो बार। एनी विमेन, बी इट मुस्लिम, बी इट क्रिश्चियन, बी इट सिख, बी इट हिंदू, कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। नाउ, Supreme Court's observation on section 125 of CRPC. Section 125 CRPC is a secular law and applies to all citizens irrespective of religion. Right to maintenance is linked to the right to life with dignity, Article 21 of the Indian Constitution. Right? Religion cannot be used to deny basic human right. Right? So, Supreme Court ने यहाँ पे ये सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। नाउ द कोर्ट हेल्ड शी वाज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी इद्दत पीरियड की बात ही नहीं करता, एंड lamented that article 44 हम सब जानते हैं, article 44 talks about the uniform civil code. It's a DPSP under part 4. It's a DPSP under part 4 of the Indian Constitution. अब आप लोगों के लिए ये सवाल है कि कितनी स्टेट में इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू है, पहली स्टेट कौन सी थी, और अभी रिसेंट कौन सी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाया गया है, राइट। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है, इसको डेड लेटर भी बोला गया था, हालांकि ड्यू टू जुडिशियल रिस्ट्रेन होता है जहां पे पॉलिसी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेल्व नहीं करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी किया था कि देयर इज अ डायर नीड कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करवाओ, राइट। नाउ सुप्रीम कोर्ट criticized the non-implementation of Article 44, which calls for a uniform civil code. It referred the Quran to support continued maintenance post divorce. So सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया कि जो पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप बोल रहे हो कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस अलाउ करता है, ऐसा कुरान में नहीं लिखा है।
right? Quran itself supports continued maintenance post divorce and beyond that period, right? Now, so कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो डिस्कस की गई थी आर्टिकल 14, देर आर 2 women, एक हिंदू women है जो अंडर सेक्शन 125 तब तक मेंटेनेंस क्लेम करती है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती है. ऑन द अदर हैंड एक मुस्लिम women है जिसको आप बोल रहे हो कि आपको इद्दत पीरियड के बियॉन्ड मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा. दैट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. एंड रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप, आर्टिकल 15 का वायलेशन भी कर रहे हो. आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. एक वाइफ जिसकी एज 62 है, 40 साल, यू हैव बीन मैरिड फॉर 40 years, नाउ यू हैव लेफ्ट हर विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम, राइट? सो इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑल्सो. नाउ अब इस जजमेंट के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई. जो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट उस प्रेशर में आकर के फेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप, द गवर्नमेंट पास्ड मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. आपको ये ईयर भी याद रखने हैं क्योंकि अब तो क्लैट लीगल जीके के क्वेश्चन भी पूछ रहा है लीगल रीजनिंग में. दिस एक्ट डाइल्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग बाय लिमिटिंग द हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इद्दत पीरियड, शिफ्टिंग द लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू द विमेन्स रिलेटिव और वक्फ बोर्ड. सो बेसिकली जो ये 1986 का एक्ट आया, इसने प्री शाहबानो जो प्रोसेस चली आ रही थी उसको रिस्टोर कर दिया कि हस्बैंड तो डाइवोर्स देंगे इद्दत पीरियड तक, और इद्दत पीरियड के बाद जो मेंटेनेंस होगा वो या तो मुस्लिम विमेन के रिलेटिव्स देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो वक्फ बोर्ड देगा, हस्बैंड नहीं देगा, राइट? सो ये एक्ट 1986 में आया आफ्टर शाहबानो जजमेंट, शाहबानो जजमेंट को नलिफाई करने के लिए. नाउ राइट, सो ये जजमेंट की कहानी हुई खत्म. सो ये हम लोगों ने इस वीडियो में इस मूवी की कंट्रोवर्सी को समझा, शाहबानो केस. और इस शाहबानो केस के बाद जो ये मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 आया, इसको 2001 में डैनियल लतीफ़ी केस में चैलेंज किया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये एक्ट बाकी सब एस्पेक्ट में ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशनली दिस एक्ट इज वैलिड, बट हस्बैंड को मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा बियॉन्ड इद्दत पीरियड, राइट? सो पूरी कहानी को अगर हम लोग समझें, जो ये मूवी है हक, राइट, जिसमें इमरान हाशमी भी हैं, और यहाँ पे एक कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखाया गया है ऑन द वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, दैट शाहबानो केस, जिसमें मुस्लिम विमेन के राइट को प्रोटेक्ट किया गया था. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज डायरेक्ट नीड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस कंट्री टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द मुस्लिम फीमेल्स. लेटर ऑन जो ट्रिपल डाइवोर्स दिया गया था उसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. 2018 में गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई जिसमें उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया. यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी डिबेटेड है, 2 इंडियन स्टेट में इसको लगाया जा चुका है, राइट? गोवा और एक और स्टेट जो आपको बतानी है, राइट? सो very very landmark judgment on personal law as well as protection of the rights of Muslim women. So with this session is, we are done with this session. So we'll see you again in the next session with another such video. Do let me know in the comment box कि आपको किस मूवी के बारे में इस तरीके से जानना है. Thank you so much. Wishing you the best.